नमस्ते। आज हम त्रिपुरारी जी द्वारा लिखित प्रेरणा इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। कविता का शीर्षक है प्रेरणा। प्रेरणा कविता का अर्थ देखने से पहले हमें त्रिपुरा जी का परिचय लेना है। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार में हुई। प्रारंभिक शिक्षा पटना बिहार यानी कि स्कूली शिक्षा, उसके बाद जो ग्रेजुएट जिसे हम कहते स्नातक, वह दिल्ली से, और उसके बाद स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा हिसार से उन्होंने की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्यापन कार्य करने के बाद पश्चात वर्तमान समय में त्रिपुरारी फिल्म और दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। देखो, आज फिल्म और दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य करना और किसी पठनीय साहित्य का लेखन करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य करना और फिल्म के लिए लेखन कार्य करना, यहाँ हिंदी वालों के लिए बहुत सारे रोजगार है। आज हम देखते हैं कि हिंदी फिल्में आज कितनी चर्चित और कितनी चलती है। दूरदर्शन में भी जो प्रसारण होता है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारण हिंदी भाषा के कार्यक्रमों का रहता है। चाहे कौन सा भी कार्यक्रम लो, चाहे एक आध सीरियल हो या किसी समाचार का प्रसारण या प्रस्तुति ही भी करनी होगी, तो उसमें उसका संपादन कार्य करना पड़ता है, उस समाचार का लेखन कार्य करना पड़ता है। जो संवाददाता होता है उसे वो समाचार संकलित करने होते हैं। या फिल्म के लिए डायलॉग लेखन यानी कि संवाद लेखन, या उसकी स्क्रिप्ट लेखन, बहुत सारे लेखन कार्य फिल्म और दूरदर्शन के लिए है। और रोजगार के दृष्टि से यह काम जो है या यह क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है, और रोजगार की अनंत संभावनाएं यहाँ मौजूद है। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीच बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। त्रिवेणी, त्रिवेणी की तीन तीन पंक्तियों का यह छंद होता है, इसीलिए उसे त्रिवेणी कहा गया है। और त्रिवेणी एक साहित्य में नया छंद है। और त्रिवेणी की रचयिता के रूप में त्रिपुरा त्रिपुरा जी की आज एक पहचान बनी हुई है। कल्पना की भावभूमि, देखो, इन त्रिवेणियों में की वह विशेषता है कि यहाँ कल्पना की जाती है, परंतु भले ही भावभूमि कल्पना की हो, या यथार्थ के बीज बोए जाते हैं और उम्मीदों की फसल तैयार हो जाती है, और यही करना उनका उद्देश्य है। भले ही कल्पना की गई है कविता में, परंतु वह अपने समय का यथार्थ हकीकत सच्चाई होती है। और यथार्थ हकीकत आज के समय के सच के बीच अगर बोए है, तो हमें नई कुछ उम्मीद की फसल अपने आप तैयार हो सकती है। और यही काम इन
त्रिवेणियों के माध्यम से कवि ने किया है और यह करना उनका उद्देश्य रहा है। जब प्रत्यक्ष रूप से हम उसका अध्ययन करेंगे तो ये पता चलेगा कि उसमें कल्पना होती है और यथार्थ भी होता है, और एक नई चेतना, नई उम्मीद, नया हौसला जगाने का काम इन त्रिवेणियों के माध्यम से कवि ने किया है। कवि की त्रिपुरारी की प्रमुख कृति है नींद की नदी, ये उनका कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस, ये कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के, ये त्रिवेणियों का संग्रह है। देखो, त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। देखो, एक नया काव्य प्रकार त्रिवेणी का साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही तेज गति से अपना स्थान वह बना रहा है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का एक मुक्त छंद है। देखो, छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक मुक्त छंद और छंदबद्ध। आधुनिक कविताओं में मुक्त छंद की कविता ही ज़्यादा लिखी जाती है। तो त्रिवेणी 3 पंक्तियों का एक मुक्त छंद है, वहाँ छंद का निर्वहन नहीं किया जाता। छंदबद्ध रचना में मात्राओं का ध्यान रखा जाता है कि इस पंक्तियों में कितनी मात्रा हो, दूसरी पंक्तियों में कितनी मात्रा हो, परंतु मुक्त छंद में मात्राओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। वहाँ मात्रा की दृष्टि से कवि मुक्त होता है। मात्रा यानी कि उच्चारण में लगने वाला समय, छंदों में मात्राओं का विचार होता है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। ये होती ही 3 ही पंक्तियाँ, परंतु इन 3 पंक्तियों में कल्पना भी होती है और यथार्थ भी होता है। कल्पना की जाती है, परंतु कल्पना के माध्यम से अभिव्यक्ति जो करनी है कवि को, वह यथार्थ होती है। आज के समय का सच, हकीकत उसमें अभिव्यक्त होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। देखो, त्रिवेणी की ये विशेषता है कि उसकी पहली पंक्ति जो है और दूसरी पंक्ति है, उसमें भाव और जो विचार है वह स्पष्ट रूप से झलकते हैं। और तीसरी पंक्ति जो होती है वो पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। देखो, पहली और दूसरी जो पंक्ति होती है उसमें जो भाव, जो कवि की भावना है या कवि के जो विचार है, उसमें एक स्पष्टता हमें झलकती, मतलब दिखाई देती है। तो तीसरी जो पंक्ति होती है आखिरी, वह पंक्ति पहले 2 पंक्तियों में जो भाव या विचार छिपा हुआ है उसको एक नए आयाम के साथ वह अभिव्यक्त होती हुई हमें दिखाई देती है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। देखो, आज ये विधा नई है साहित्य के अंतर्गत, तो नए साहित्यिक विषयों को लेकर आज के यथार्थ को, भले ही उसमें कल्पना होती है, परंतु यथार्थ का चित्रण करना त्रिवेणियों का काम है। तो आज का यथार्थ, आज की जो समस्याएं हैं, आज के जो विषय है, आज की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति यानी कि आज की स्थिति, और रिश्ते तथा जीवन के प्रति एक सकारात्मक, पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मकता, जिसके विलोम में नकारात्मकता होती है। तो जीवन एक संघर्ष है, उसमें कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी मुसीबतें आती है, परंतु उन सभी को झेलकर, सहकर एक सकारात्मक दृष्टि से हमें जीवन जीना पड़ता है। चाहे वो रिश्ते हो, जीवन के प्रति एक सकारात्मकता इन त्रिवेणियों का विषय रहा है। यहाँ जो त्रिवेणियाँ दी है, उन प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता के
माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। ये जो त्रिवेणियां है उसमें कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ का महत्व, माँ का ममत्व, माँ का जो प्यार होता है, ममता होती है, वह किस प्रकार की अलग ही होती है। इस संसार में माँ का जो ममत्व है उसका कोई मोल जो है वह किया नहीं जा सकता पैसों में। तो माँ जो है मनुष्य के जीवन में उसका ममत्व, और पिता की जो गरिमा होती है, पिता के व्यवहार में भी ऊपरी तौर पर वह कठिन लगते हैं, परंतु अपने संतान के प्रति बड़ा प्रेम उनके मन में होता है। तो पिता की जो गरिमा है, डिग्निटी, तो उसको व्यक्त करने के साथ जिंदगी की जो आपाधापी है, आज का आधुनिक युग जो है, आज के समय का सच है, व्यस्तता। हर कोई बिजी है, व्यस्त है, अपने अपने काम में मशगूल है, किसी के पास समय नहीं है। आज की जिंदगी भाग दौड़ भरी जिंदगी जो है, और इस तेज आपाधापी वाली जिंदगी में माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, क्योंकि माता पिता पूरा समय अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आज का जीवन व्यस्त है, बड़ा आपाधापी वाला है। और इसीलिए बच्चों को जो उनका स्नेह प्रेम मिलना चाहिए माता पिता का, वो भी पूरी तरह नहीं मिल रहा है, टुकड़ों में मिल रहा है। यहाँ त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि शिफ्ट होती है माँ की रात में, और फिर दूसरी पिताजी की, फिर कुछ दिनों की शिफ्ट पिताजी की, कुछ दिनों की माँ की, तो वह दोनों का एक साथ उनकी संतान को एक प्रेम स्नेह नहीं मिलता है, वह टुकड़ों में मिलता है। इस सच्चाई को भी उन्होंने उजागर किया है, सामने लाया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। देखो, दूसरा एक विषय है इस त्रिवेणियों में कि जिंदगी जो है, जिंदगी में निराशाएं आती ही रहती है, कठिनाइयाँ आती ही रहती है, विपत्तियाँ आती ही रहती है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो कोई सीख लेता है, वह विजयी हो जाता है, और दुनिया, ये संसार उनकी जय जयकार करता है। जीवन में निराशा आ जाती है हर एक के, और इसी बीच में भी एक आशा मनुष्य ने जलाए रखनी चाहिए। और उस आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर, यानी कि संकटों का सामना करना, मुसीबत जो आती है, ठोकर खाना यानी कि मुसीबत आती है, विपत्ति आती है, जो समय की मार झेल कर, उसको सह कर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया उसी को सलाम करती है। जिंदगी उसी का नाम है। संघर्ष करना, जिंदगी एक लड़ाई है, जिसे एक एक सकारात्मकता के साथ, हौसलों के साथ, उम्मीदों के साथ हमें जीना होती है। और इसीलिए कवि यहाँ इस त्रिवेणियों के माध्यम से एक सकारात्मकता का भाव यहाँ लाते हैं। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। देखो, सुख और दुख जिंदगी के महत्वपूर्ण अंश है। किसी के भी जिंदगी में हर हमेशा सुख नहीं रहता, और हमेशा दुख नहीं रहता। सुख दुख तो एक जिंदगी में आते ही रहते, वो सापेक्ष है। एक की एक के सिवा दूसरा अधूरा है। अगर जिंदगी में सुख ही सुख रहेगा, दुख रहेगा ही नहीं,
तो सुख का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। नहीं, सुख के बाद दुख और दुख के बाद जो सुख आएगा उसका मजा ही कुछ और होता है। तो सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो मनुष्य वही सच्चा मनुष्य होता है कि इन स्थितियों में वो स्थिर रहता है, अपना धैर्य अपना धीरज खोता नहीं, और जो स्थिति प्राप्त हुई है उसका डट कर सामना करता है। मनुष्य की यही सही पहचान है। तो इस प्रकार इस कविता का जो शीर्षक है त्रिवेणियों का प्रेरणा, तो सही मायने में यहाँ पाठक को प्रेरित करने का काम इस प्रेरणा शीर्षक त्रिवेणियों के माध्यम से किया है। देखो, साहित्य हमें प्रेरित ही करता है, तो प्रेरणा देने का काम इन त्रिवेणियों ने किया है, इसीलिए ही कवि ने उसका शीर्षक प्रेरणा दिया है। तो प्रत्यक्ष रूप से एक एक त्रिवेणी पढ़कर हम उसका अर्थ जान लेते हैं।